छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पेश होते ही सदन में जमकर हंगामा हुआ। डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा विधेयक पेश किए जाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधेयक पर आपत्ति जताते हुए इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की, लेकिन आसंदी ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी। इससे नाराज विपक्ष ने दिन भर के लिए सदन से बहिर्गमन कर दिया। वहीं सरकार की ओर से गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कानून बनाने पर कोई रोक नहीं लगाई है और राज्य को ये अधिकार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि विधेयक पर सदन में चर्चा होगी और उसे पारित किया जाएगा। जी बिल्कुल, आज धर्म स्वतंत्र बिल प्रस्तुत होगा सदन में और उस पर चर्चा भी होगी और वो पास भी होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर तीखी सियासी बहस छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार को घेरते हुए तत्काल चर्चा की मांग की। महंत ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया में 19,13,450 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिनकी वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और मताधिकार से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए विस्तृत चर्चा की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष ने आरोपों को राजनीतिक बताया। संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए इस पर विधानसभा में चर्चा नियमों के अनुरूप नहीं है। आज की दुर्घटना और घटना है वो बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये बड़े हिंदुत्व और हिंदू की बात करते हैं। आज हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, चैत्र नवमी की शुरुआत हो रही है और गुड़ी पाड़वा भी है। आज के दिन ये हिंदुओं के रक्षकों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब लोकसभा में छुट्टी हो सकती है तो विधानसभा में भी आज के दिन कार्रवाई नहीं रखना चाहिए। सब लोग हमारे उपवास रहते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्र शुरू हो गया है नियम और कानून से। तो ये तो मेरी पहली आपत्ति रही। दूसरी आपत्ति हमने कहा कि यहाँ पर जो एसआईआर हुआ है, एसआईआर में मैंने एसआईआर के संबंध में नहीं कुछ कहा। एसआईआर में जो रिजल्ट आया है उसमें 19 लाख से ज़्यादा लोग लापता हैं। तो क्या लापता लोग छत्तीसगढ़ के निवासी थे नहीं थे वो तो आप काट ही दिए। उसके पहले ये छत्तीसगढ़ के निवासी जो लापता हो गए हैं वो राज्य सरकार का विषय है, खोजना राज्य सरकार का विषय है, जानना राज्य सरकार का विषय है। इसलिए इसको केंद्र सरकार के बहाना करके टालिए मत। हम 2 लोगों का 4 लोगों का जो लापता हो जाते हैं गांव में उसका नाम लिखाते हैं। हमारे 19 लाख लोग उन्होंने गायब बताए हैं। तो ये क्या विधानसभा या छत्तीसगढ़ में विचार नहीं होना चाहिए? एसआईआर संवैधानिक व्यवस्था है और कांग्रेस पार्टी संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। और एसआईआर इस सदन का मुद्दा भी नहीं है, विषय भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस सदन में इस बात का उल्लेख किया और कोशिश की, क्योंकि एसआईआर 21 फरवरी को उसका पूरा काम समाप्त हो चुका है, लेकिन स्थगन जिस मुद्दे पर लाया जाता है वो मुद्दा तत्कालिक मुद्दा होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरीके से नियमों को तोड़ करके सदन में अनावश्यक रूप से लोगों का वक्त जाया करने की कोशिश कर रही थी। ये चाहते हैं कि एसआईआर लागू ना हो। ये कोई पार्टी विशेष का कार्य नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक कार्य है और संवैधानिक कार्य में बाधा डालने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कार्य किया है और उसी के कारण से आज इस बात को लेकर के हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री अजय चंद्राकर जी ने उसका
अपनी बात को सदन में रखा और विपक्ष को आगाह भी किया कि किस तरीके से हमारे इस सदन के इस समय की बर्बादी न करें। लेकिन विपक्ष अपनी बात पर अड़ा रहा और कोशिश की कि उस स्थगन पर चर्चा हो। लेकिन आसंदी ने जो व्यवस्था दी हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ऐसे विषय जो इस सदन से संबंधित नहीं है उस पर चर्चा नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और राज्य में खुशहाली की कामना की। सीएम साय ने कहा कि वे आज जशपुर जा रहे हैं, जहां गांवों में सरना परंपरा के तहत बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, जिनमें बैगा समुदाय भी शामिल होगा। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज से नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है, तो नवरात्र की भी समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और माता रानी का आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ हम सब लोगों पर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हम लोग जशपुर जा रहे हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे पत्थलगांव की विधायक श्रीमती गोमती साय जी, वहाँ पर हर वर्ष हिंदू नववर्ष के दिन सरहुल पूजा होता है। पूरे क्षेत्र के लोग हजारों की संख्या में वहाँ पर एकत्र होते हैं। और जो गांव में सरना होता है, उनके जो पुजारी होते हैं उनको बैगा बोलते हैं। तो पूरे जिले भर के बैगा भी सैकड़ों की संख्या में वहाँ आते हैं और वहाँ पर पूजा पाठ होता है। और देवी देवताओं से पूजा करके यही मन्नत मनाते हैं कि पूरा साल भर सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, इसकी कामना करते हैं। तो आज हम लोग सरहुल पूजा में भाग लेने जशपुर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में आयुष्मान कार्ड से जुड़ी कथित गड़बड़ियों का मुद्दा रोज जोरदार तरीके से उठा। बलौद जिले के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की। सरकार के जवाब से असंतुष्ट निषाद ने कहा कि अब तक की जांच संतोषजनक नहीं है और पूरे मामले की जांच विधायक दल से कराई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में डॉक्टर होलकर की भूमिका सामने आ रही है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई जरूरी है। आयुष्मान योजना के संबंध में जो इंसेंटिव डॉक्टर को मिलता है और स्टाफ को मिलता है, इलाज हो जाने के बाद उसकी एक सीमा होती है। उसे वहाँ के ऑपरेटर के द्वारा जो आयुष्मान का पूरा ट्रांजैक्शन देखते हैं, वो पूरी जानकारी राज्य तक भेजते हैं, जिला से राज्य तक भेज जाते हैं। और वो 3 चरणों में उसका परीक्षण होता है। 3 चरणों में परीक्षण होने के बाद उसी स्वीकृति मिलती है। और उसी आयुष्मान की राशि के संबंध में मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अर्जुंदा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी, जो मेरे विधानसभा थे, उस संबंध में मैंने बातें रखी थी कि इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अनियमितता हो रहा है। लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जवाब इसमें आया है कि इसमें किसी भी कर्मचारी की संलिप्तता नहीं पाई जाती, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मैंने उसे तथ्यात्मक जानकारी दी, पूरे सबूत के साथ जानकारी दी कि वहाँ के कर्मचारी जो उस समय ऑपरेटर थे, वो 2 ऑपरेटर प्रवीण कुमार और नीरज कुमार, जिन्होंने ये कृत्य किया है, वो स्वयं बता रहे हैं कि हमने डॉक्टर बोरकर के निर्देश पर हमने ये ट्रांजैक्शन का काम किया है, ये खेल किया है और संबंधितों के खाते में पैसा डाला है। जब इस संबंध में जानकारी वहाँ के स्टाफ को, जो और इन योजना में लगे अपनी सेवाएं दे हैं, तो वो फिर वो एफआईआर करने के लिए वहाँ थाना पहुँचते हैं। सभी कर्मचारी का उसमें हस्ताक्षर है। वहाँ पर फिर वो दोनों लड़कों को बुलवाया जाता है जो काम किए थे। फिर वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं और वहाँ लिखित माफ़ीनामा देते हैं। और उसके बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती, एफआईआर को उनको स्वीकार नहीं करते और वहीं पर उसको निपटाने का प्रयास वहाँ के कर्मचारी अधिकारी के द्वारा किया था, जिसके खिलाफ मैंने सदन में आज बात रखी है। मैंने स्पष्ट कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन माननीय मंत्री जी मानने को तैयार नहीं थी। वो अपने विभाग के कर्मचारी को बचाने में लगे थे। और इसी प्रकार से मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी का था, जहां ऑपरेटर हिरेन कुमार लगभग 2-3 साल से ऐसा ही कृत्य कर रहा था। जब उसके खिलाफ मामला आया तो वहाँ के डॉक्टर जो नीरज भूसा खरे जी हैं, उन्होंने इस संबंध में
आपत्ति दर्ज कराई और कार्रवाई के लिए उन्होंने निवेदन किया, तो उल्टा उसी डॉक्टर के ऊपर जांच समिति बिठा दी गई, उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगे। जब पूरी तरीके से मामला प्रकाश में आया और मैं वहाँ जब जिला में प्रभारी मंत्री जी के साथ बैठक हुई, मैंने वहाँ बात रखी और स्पष्ट कहा कि ये 60 से 70 लाख गबन का मामला, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तक वो ऑपरेटर था, वो आज खुलेआम घूम रहा है और उसमें किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हो। जो 5 डॉक्टर के खाते में जो पैसे गए उनसे 50% लिए गए, उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिस हिसाब से आज यहाँ आयुष्मान संबंध योजना को लेकर मैंने बात की, लेकिन माननीय मंत्री जी का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं आया। कहीं ना कहीं वो अपनी विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को बचाने के फिराक में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लंबित भुगतान का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। विधायक जनक ध्रुव ने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और सुरक्षा निधि के भुगतान में देरी पर सरकार से जवाब मांगा। ध्रुव ने कहा कि कई सड़क निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। उन्होंने लंबित राशि और देरी के कारणों की जानकारी भी मांगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि भुगतान में देरी से विकास कार्य प्रभावित होंगे और ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। साथ ही मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की मांग की। आज मेरा प्रश्न था प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत जो 131 करोड़ 80 लाख रुपया का जो सिक्योरिटी राशि हो, चाहे सुरक्षा निधि हो, चाहे जीएसटी हो की राशि अभी तक संबंधित ठेकेदार को प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध पर मेरा प्रश्न था, लेकिन उत्तर जानने के पहले मुझे विभागीय मंत्री के द्वारा मुझे संबंधित ठेकेदार को वितरण करने की राशि की जानकारी मुझे मिल गई। और फिर उसके बाद मैंने दूसरे सवाल में मैं प्रश्न पूछा था कि 2023-24 के पूर्व की जो कार्य हुई है, सिक्योरिटी राशि हो, चाहे जीएसटी राशि हो, चाहे सुरक्षा निधि हो, लगभग 180 करोड़ की राशि जो कि संबंधित ठेकेदार को, जिसमें लगभग 135 ठेकेदार को वितरण किया जाना है। तो उस संबंध पर मैंने माननीय मंत्री जी से जवाब चाहा कि क्या इसके लिए वर्तमान में उनके राशि को देयक के रूप में देने के लिए क्या बजट सत्र में प्रावधान किया गया है। संबंधित विभाग के मंत्री ने जवाब दिया कि आने वाले समय में बहुत जल्दी उनकी राशि वितरण कर दी जाएगी। साथ ही साथ हमारे साथियों ने जो जानकारी, गलत जानकारी जो संबंधित अधिकारियों ने सदन को, मंत्री को जवाब दिए, उस पर हमारे साथियों ने उन पर कार्रवाई करने की बात की। तो निश्चित रूप से उसमें विभागीय जांच की बात की है और आने वाला समय में संबंधित विभाग के ऊपर जो दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई करने की बात उन्होंने सदन में स्वीकारा है। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के दूरस्थ भालू डिग्गी गांव से स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था की बदहाली की चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को बीमार मन्नू निताम को खाट कावर नुमा बस्तर में लादकर करीब 17 किलोमीटर तक दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों के रास्ते पैदल जाना पड़ा। ग्रामीण सड़क पर सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलने के बाद पहले कुल्हाड़ी घाट पहुंचे, फिर निजी वाहन से मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। हालत गंभीर होने पर मरीज को गरियाबंद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना सरकारी दावों पर सवाल खड़े करती है। जहां एक और मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की और बात की जाती है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। क्षेत्र के विधायक जनक राम ध्रुव ने भी सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सड़क, शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए कई बार मांग और प्रदर्शन किए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। उन्होंने इसे व्यवस्था की बड़ी नाकामी बताया। वहाँ के मैं सरपंच भी हूँ। अब कई बार इसलिए मैं अवगत भी कराया हूँ सरकार को कि आज तक वहाँ पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में इतना दिक्कत है, ना रोड की सुविधा नहीं है, ना कुछ की सुविधा नहीं। जैसे अपन मरीज जो होता है, डिलीवरी होता है, उसको अपन खान से बो करके ले दे कर कुल्हाड़ी गाँठ आते हैं। कई बार तो दम भी तोड़ चुके हैं, कई आदमी दम तोड़ चुके हैं। और उसमें कई बार अवगत भी करवाया हूँ कि रोड बना दीजिए थोड़ा बहुत, तो उसका भी ध्यान नहीं, क्योंकि एम्बुलेंस वहाँ जाते नहीं तो कहाँ से हम उसको जल्दी से लाएंगे। मैं कई बार इनको अभी भी वर्तमान में लाया हूँ मरीज एक,
उसका हाथ पैर कुछ चल नहीं रहा है। 4 आदमी वो होकर के वहाँ कान से लेके आए हैं, लटपट करके लाए हैं और जो दम तोड़ने वाले थे उसको दवाई बूटी करके और बुनी बैगा करके हम ले दे करके यहाँ गरियाबंद तक पहुँचा चुके हैं। फोन की था उसको भी लगाएंगे लगाने के लिए, पर लेकिन वही वहाँ पर कुछ जाता नहीं है, ना रोड नहीं है, ना कुछ नहीं है, कहाँ से उन लोग लेंगे। आज हम उसी के लिए तरस रहे हैं कि क्योंकि वहाँ मेरे पंचायत में 4 गांव आता है पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे ताराझर है, आपका कुरवा पानी है, मटाल है, भालूडिकी। उसमें ना 4 चक्का तो 4 चक्का 1 चक्का जाने का मुश्किल है। कुल्हाड़ी घाट से लगभग 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर से पैदल आना जाना करते हैं और वहाँ मरीज जो है, मरीज एकदम सीरियस टाइप के हो जाते हैं और कभी कभार तो दम भी तोड़ देते हैं। इलाज के कोई सुविधा नहीं है वहाँ। ले दे कर कुल्हाड़ी घाट आएंगे तो भी अस्पताल है, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं तो कहाँ से आएंगे। अब इसमें कोई लापरवाही नहीं है, क्योंकि जो भालूडिगी गांव है काफ़ी दुर्गम इलाका है, वहाँ तक रोड गई नहीं है और मोबाइल टावर का भी वहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो जैसे हमने भी पता किया कि इन लोगों ने, जो पीड़ित पक्ष है, इन लोगों 108 में लगाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन नेटवर्क के कारण उसको नहीं लगा। तो इन लोग कहें उसको लेके आए हैं अपने प्राइवेट वाले। पहले हमारे जो कुल्हाड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ दिखाए हैं, उसने प्राथमिक उपचार करके इनको मैनपुर भेज दिया। फिर मैनपुर में जैसे 108 गाड़ी के लिए थे, मैं 108 गाड़ी के थ्रू यहाँ जिला अस्पताल तक पहुँचा दिया था। और हम ये पता लगा रहे हैं कि कल जो दिन भर में 11 से 3 बजे के बीच में क्या 108 से जो संबंधित हैं, पीड़ित लोग हैं, 108 में कॉल किए हैं क्या? अगर कॉल किए होंगे तो उसका हम प्रिंट रायपुर से ले रहे हैं। अगर कॉल गई होगी 108 तक, अरे ये लोग कोई लाने में 108 वाले कुछ किधर उनकी कोई कमियां प्रतीत होता है तो बिल्कुल जो वाहन चालक और जो एमटी रहते हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग क्या ठोस कदम उठाएगा? इसके लिए हमने अलग से, जब हमारे संचालक महोदय ने मंगाई कि हमको 108 गाड़ी कहाँ कहाँ चाहिए, तो उसमें मैंने जोड़ा हुआ कि कुल्हाड़ी घाट में 108 गाड़ी परमानेंट खड़ा रहे और एक गाड़ी मैंने अमली पदर के लिए भी नाम वो शोभा के लिए भी किया है और एक अमली पदर के लिए हमने एक्स्ट्रा 108 गाड़ी की 3 मांग की है। तो हमको संचालक महोदय आश्वासन दिए हैं कि हाँ हम गाड़ी देंगे। गरियाबंद जिले के अंतर्गत मैनपुर विकास खंड के अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं जहां पे आने जाने के लिए सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। और इसी बात को लेकर के हमने कई बार विभागीय मंत्री से, विभागीय अधिकारी को भी पत्र लिखे हैं, लेकिन आज पर्यंत तक उस क्षेत्र में न सड़क बनाई जा रही है, न बिजली पहुंचाई जा रही है, न पे वहां पानी की व्यवस्था की जा रही है। और कल ही मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि भालूडिगी का एक ऐसे बीमार आदमी जिसको 17 किलोमीटर तक पैदल लाना, खाट में लाना पड़ा और उसके बाद कुल्हाड़ी घाट से निजी वाहन से उपचार के लिए मैनपुर के सामुदायिक केंद्र में लाया गया। तत्पश्चात उसको गरियाबंद के लिए रिफर किया गया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे जो जरूरतमंद गांव हैं जहां बिजली नहीं है, आने जाने के लिए सड़क नहीं है, जैसे सड़क में पुल नहीं है, पानी नहीं है, ऐसे जगह में तत्काल मूलभूत सुविधा का उपलब्धता कराया जाए। ये हमारी आपके चैनल के माध्यम से हमारी मांग है।